आई थिंक सबके ही मन में होगा वो कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। क्या ये ब्रॉयलर चिकन सच में हमारे लिए अच्छा है? इसमें हार्मोन्स यूज़ होते हैं या फिर इसका ग्रोथ जो है ट्रेडिशनल जो हम ग्रो करते थे उसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। मतलब ये मिथ है या ट्रूथ है आप ही बता दो। बट अभी जो है केजेस में रखा जाता है, तो बहुत लोगों का ये भी कहना होता है इस पर कि इसको मिसट्रीट किया जा रहा है या क्रूअल्टी से उनको ट्रीट करते हैं। फ्रेश चिकन खाना चाहिए या फ्रोजन चिकन? हेलो एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर सागा। वैसे अंडा और चिकन बहुत लोगों का फेवरेट फूड है, बट जब हम इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें पता नहीं चलता। और इन्हीं सारी कहानियों के ऊपर से आज हम पर्दा उठाएंगे और थोड़ी गहराई में जाके देखेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है। अगर आप चिकन प्रेमी हो या अंडे के शौकीन, ये वीडियो अगर लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको इसके बारे में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो चालू करते हैं आज के वीडियो के लिए। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर पर्सी, और वो एक वेटनरियन है। उन्होंने एज अ प्रोफेसर बॉम्बे वेटनरी कॉलेज में काम भी किया है और बाद में वो एक फार्मा इंडस्ट्री में भी थे, और अभी वो आईवेट के लिए वाइस प्रेसिडेंट है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, सर धन्यवाद। आपकी ये जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई ये हमें जानना था, क्या आप बता सकते हैं थोड़ा? नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पर्सी अवारी है। मैं तकरीबन 20 साल से पोल्ट्री इंडस्ट्री से निगडित हूँ। पहले एक स्टूडेंट की तरह, फिर गेस्ट लेक्चरर की तरह, और उसके बाद 14 साल 3 महीने मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के हिसाब से काम किया हुआ है। तो उसमें हमारा काम जो था वो एजुकेशन, शिक्षा, एक्सटेंशन, विस्तार हम्म। और संशोधन यानी रिसर्च। इन सब चीज़ों में हमने काम किया हुआ है। और उसके अलावा जो है वो मेरा पैशन है कि मैं गिद्ध के संरक्षण के लिए भी काम करता हूँ। और जो शिक्षा से अनुकूल है, तो अभी मैं फिर से शिक्षा की तरफ मुड़ा हूँ। तो इसलिए मैं फिर से आईवेट जो है स्पेशलिटी क्लिनिक, आईवेट और कैंसर वेट, उसमें हम अभी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक बेसिकली एक बहुत बड़ा सेंटेंस पास होता है जब भी हम किसी ग्रुप में बैठते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या ये ब्रॉयलर चिकन सच में हमारे लिए अच्छा है? इसमें हार्मोन्स यूज़ होते हैं या फिर इसका ग्रोथ जो है ट्रेडिशनल जो हम ग्रो करते थे उसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है कि क्या ये सच में हेल्दी है और हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या बोलोगे आप, ये सच में मिथ है या ट्रू है? ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि इसकी ग्रोथ। ओके। तो अगर हम मुर्गियों की ग्रोथ देखते हैं, तो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर अगर हम देखते हैं कि थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर इतिहास देखते हैं तो बहुत सारी प्रजातियां हैं मुर्गियों की। अगर पंछियों की प्रजातियां देखते हैं तो 10,000 से ज़्यादा है। उसमें से मुर्गियों की देखते हैं तो उसमें काफ़ी किस्म के ब्रीड्स हैं। हम्म। और ये ब्रीड्स जो है वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के अनुसंग से उसको डिफाइन किया गया है। मान लीजिए एशियाटिक ब्रीड है, एक मान लीजिए अमेरिकन ब्रीड है, फिर अमेरिकन क्लास है, एशियाटिक क्लास है, मेडिटेरेनियन क्लास है और इंग्लिश क्लास है। अब जब हम इन क्लासेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमको पता चलेगा कि जो एशियाटिक क्लास है और जो इंग्लिश क्लास है, तो ये मुर्गियाँ जो है वो रोबस्ट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा है। ओके। तो इनको हम मीट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। अगर हम मेडिटेरेनियन क्लास के बारे में बात करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो लीन है। हम्म। उनकी बॉडी कैपेसिटी जो है अंडे देने के लिए वो ज़्यादा है। तो ये बर्ड्स जो है वो एग लेइंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा। और जब हम अमेरिकन क्लास के बारे में बात करते हैं तो डुअल पर्पस है। डुअल पर्पस है मतलब क्या कि जो पंछी है, जो मादा है, उसको हम अंडे उत्पादन के लिए भी रख सकते हैं, और जो नर है उनको हम मांस उत्पादन के लिए रख सकते हैं। हम्म।
सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिटेरेनियन क्लास के बर्ड्स खा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश क्लास के बर्ड्स जो है वो अंडे नहीं देती है। Okay. देती है, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होता, किफ़ायतशीर नहीं होता, इसलिए वैसा होता है। अगर हम ट्रेडिशनली इंडियन ब्रीड्स को देखते हैं तो इंडियन ब्रीड्स में क्या है, अभी 19 से 20 इंडियन ब्रीड्स क्लासिफाइड हैं जो जेनेटिकली प्रूवन है कि ये डिफरेंशिएट किया गया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स रहते हैं, और हम क्या करते हैं कि ब्रॉयलर की तुलना हम इन पंछियों के साथ करते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। मतलब इसमें अगर हमारा देश जो है वो क्रिकेट प्रेमी देश है, तो इसका तुलना करना मतलब हम ये करते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर मैं गली में क्रिकेट खेल रहा हूँ तो गली के क्रिकेट और मेरी तुलना जो है वो शायद रोहित शर्मा या विराट कोहली के साथ की जा रही है। सो इसमें अगर मतलब ये बहुत अच्छी तुलना नहीं है, लेकिन एक एनेक्डोट के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो हमको शायद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगर हम ब्रॉयलर के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉयलर का क्या होता है कि ये जो है वो स्ट्रेन है। सो स्ट्रेन ब्रीड से थोड़ा अलग रहता है। ब्रीड में क्या होता है कि ब्रीड में इट ब्रीड्स ट्रू टू इट्स जेनेटिक पोटेंशियल। सो ब्रीड में उसी किस्म का पंछी आपको मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। अगर हम स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेन में क्या होता है कि वो बर्ड जो है, वो पंछी जो है, वो एक मर्रा का, एक किस्म का और एक समान का आपको प्रोडक्शन देगा। तो उसमें इंडिविजुअल वेरिएशन जो है वो कम किया जाता है, और ये हार्मोन देके नहीं कम होता। ये कैसा है, ये सिलेक्शन से हुआ है। जेनेटिकली जो सिलेक्ट किया गया है पंछी, उस हिसाब से करते हैं। तो जब हम पढ़ते थे 20 साल पहले, तब अगर हमको 2 किलो की मुर्गी चाहिए थी तो उसको हमें तकरीबन 7 या 8 हफ्ते रखना पड़ता था। अच्छा। अभी अगर हम इसी मुर्गी को मान के चलिए 5 या 6 हफ्ते के लिए रखते हैं तो नियरली 3 किलो की हो जाती है, 2.7 या 3 kgs की हो जाती है। सो ये जो चीज़ है वो जेनेटिकली उसको सिलेक्ट किया गया है, मॉडिफाई भी नहीं किया गया है। इस मुर्गी को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, उस पॉपुलेशन को ब्रीड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है जो पॉपुलेशन हमको अच्छा प्रोडक्शन देता है। जैसे कुत्तों में भी अच्छी नस्ल का कुत्ता, घोड़ों में भी अच्छी नस्ल का घोड़ा जो ज़्यादा तेज़ भागता है उसको ब्रीड करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि हम घोड़ों को हम हार्मोन्स दे रहे हैं या फिर कुछ डोपिंग कर रहे हैं इसलिए वो घोड़ा भाग रहा है, तो वो तो अलाउड नहीं है। तो उसी हिसाब से इस क्षेत्र में भी जो कुक्कुट पालन क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये पंछी जो है उनका जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो सिलेक्शन के माध्यम से उसको बढ़ाया गया है। और ये जेनेटिक पोटेंशियल जो होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी बेस्ड रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसको जेनेटिक पोटेंशियल तो है, लेकिन अगर हम उसको एनवायरनमेंट नहीं देते, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देते, मान के चलिए उसको वैसा तापमान नहीं मिलता, वैसा वायु विजन नहीं मिलता, या फिर अगर उसको वैसे खाना नहीं मिलता, तो वो जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्रेस नहीं होगा। तो वो मुर्गी केवल उसमें पोटेंशियल है इसलिए वो कर पाएगी ऐसा नहीं है। उसको एनवायरनमेंट भी देने ज़रूरी है, उसको वैसा एक क्षेत्र देना ज़रूरी है जिसमें ये पोटेंशियल जो है वो सामने आता है, उभर के आता है। तो जब हम ब्रॉयलर के बारे में बात करते हैं तो ये हाई इनपुट हाई आउटपुट है, तो इसके लिए हमको हाई इनपुट भी देना पड़ता है और हमको हाई आउटपुट भी मिलता है। मतलब सर आपको अभी तो एक जेनेटिकली हमने बोला कि जेनेटिक्स पे एक डिपेंड है, करेक्ट। सेकंड आपने मेंशन किया कि इसका एनवायरनमेंट है या फिर न्यूट्रिशन है, तो ये फैक्टर इस पे अफेक्ट करेंगे बेशक। मतलब अगर उसको फास्ट ग्रो होना है तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, तो ये तो ज़रूरी है ना। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसा हम ब्रॉयलर पंछी को एनवायरनमेंट देते हैं, खाना देते हैं, उसी हिसाब से अगर हम खाना इंडियन ब्रीड्स को या इंडियन नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स को देते हैं, तो उनका उनसे अगर हम वो अपेक्षा रखते हैं कि वो भी उस
किस्म का हमको प्रोडक्शन देंगे तो वो मुमकिन नहीं है। ओके। ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके। तो मतलब ये खाना, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हाँ जी, बेसिकली। हाँ जी। सर, और एक इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ये मॉडिफाइड नहीं है, ये सिलेक्ट किया गया है। हाँ जी। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ब्रॉयलर चिकन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। सो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना चाहते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो निसर्ग के अनुकूल नहीं है, इन द सेंस कि जो जीन मान के चलिए उस पंछी में या प्राणी में नहीं है, वो जीन वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स के बारे में क्या बात करते हैं कि प्लांट्स में ऐसा होता है कि अगर कोई अगर कोई पौधा, पौधे में हम एक जीन डालते हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड का उस प्लांट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ओके। ठीक है। करेक्ट। तो हमने क्या किया, ये पौधे को लिया, इस पौधे को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया और उसमें ऐसा एक जीन डाल दिया जिसकी वजह से वो इंसेक्टिसाइड का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके। अभी क्या करते हैं हम वो इंसेक्टिसाइड सब जगह पर फैला देते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड बोल लीजिए या वीडीसाइड बोल दीजिए। ओके, सो वीडीसाइड का अगर हम उपयोग करते हैं जो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, अब जब हम वीडीसाइड डाल देंगे तो ये वीडीसाइड से बाकी सारे पौधे मर जाएंगे लेकिन ये पौधा नहीं मरेगा। तो इसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो वैसा अभी तक तो पोल्ट्री में और इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड मेरे हिसाब से तो खाने के लिए अनुमति नहीं है। तो जो भी है कॉटन में थोड़ा बहुत होता है क्योंकि हम उसको कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक हमें जो है वो अनुमति नहीं मिली है। ओके। वैसा है सर, और एक है मतलब ये मिथ है या ट्रूथ है आप ही बता दो, बट इसमें बोला जाता है कि जैसे नॉर्मली जो ट्रेडिशनली फ्री रेंज उनको पाला जाता था, एक एरिया में वो ग्रो करते थे, इधर उधर जाके खाते थे, बट अभी जो है केजेस में रखा जाता है। तो बहुत लोगों का ये भी कहना होता है इस पर कि इसको मिसट्रीट किया जा रहा है या क्रूअल्टी से उनको ट्रीट करते हैं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो इसमें फिर से थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे हम। तो अगर हम इतिहास देखते हैं तो पहले जो था 1950 के आसपास भी लोगों को पता ही नहीं था। तो वो क्या करते थे कि जगह भी बहुत थी, लोगों का पॉपुलेशन भी कम था, तो सारे जानवर जो है, पंछी जो है, वो फ्री रेंज में ही रहते थे। अभी पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में अगर देखते हैं तो पोल्ट्री प्रोडक्शन की शुरुआत और उसको बढ़त कब मिली, तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से मिली। तो उसमें दो चीज़ें हुई। एक चीज़ ये थी कि जो पोक और बीफ था उसका राशनिंग जो था वो हो गया सेना के लिए, क्योंकि सेना जो लश्कर जा रहा है सीमा पे, वो वहाँ पर जाके लड़ रहा है तो उनको खाने की ज़रूरत है। तो ये जो है वो आम लोगों को न देते हुए लश्कर की ओर भेज दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, तभी क्या था कि बॉम्बिंग वगैरह भी होता था, तो लोग जो थे वो लोग भी घर में सीमित थे और पंछी और प्राणी थे उनको भी बाहर नहीं छोड़ सकते थे। तो उनको भी जो था वो अंदर रखा गया। तो इसमें दो चीज़ें हो गई। जब पोर्क और बीफ का इस्तेमाल लश्कर के लिए किया गया तब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी यूएस में और बाकी की जगहों में उन्होंने देखा कि अरे मुर्गी है, मुर्गी को खा सकते हैं, मुर्गी के अंडे को खा सकते हैं, तो उसका जो है उसको बढ़ोत मिली। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब ये पंछी और प्राणी को बाहर छोड़ते थे तब देखा गया था कि उनसे उत्पादन जो है वो थोड़ा सा कम मिलता था। लेकिन जब इन पंछियों को और प्राणियों को अंदर रखा गया तब देखा गया कि उनका उत्पादन तो मिल रहा है और थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। तो तब जाके इंटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग या हाउसिंग जो है उसका निर्माण हुआ। अच्छा। तो ये जो है वो युद्ध की वजह से
आप कह सकते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, हम्म। एक कहावत है अंग्रेजी में। तो उस हिसाब से ये इसका निर्माण हुआ। और क्या होता है कि जब हम पंछी को कम जगह देते हैं या प्राणी को कम जगह देते हैं, तो प्राणी क्या करता है कि अगर उसको ज़्यादा जगह मिलती है तो वो प्राणी बाहर जाके घूमने फिरने में वो जो ऊर्जा है एनर्जी, या हाँ। प्रोटीन है या एनर्जी है, प्रथिन है, इसका इस्तेमाल होता है। और जब हम उनको सीमित क्षेत्र में रखते हैं तो उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो उपयोग है, वो ये प्राणी अपने प्रोडक्शन के लिए देता है। ओके। आपको ज़्यादा मांस मिलता है, आपको ज़्यादा अंडे देती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है प्राणी में, तो वो जो है प्रोडक्शन आपका कम होगा। तो जो किसान, अभी हम पोल्ट्री फार्मर कहते हैं तो इसलिए मैं कुक्कुट पालन किसान कहूँगा। हम्म। सो जो किसान कुक्कुट पालन करते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि वो अपने प्राणियों को, पंछियों को अच्छी तरह से ही रखना चाहिए और रखते भी हैं। जितना भी हो सकता है उतना वो करते ही हैं, हम्म। क्योंकि अगर प्राणी या पंछी खुश नहीं है तो उत्पादन नहीं मिलेगा। करेक्ट। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मिसट्रीट करते हैं तो हमको उनसे भी जो है उत्पादन नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो हैंड इन हैंड जाता है। तो शोषण करने वाले करते होंगे, लेकिन ये कहना कि सारे ही लोग शोषण करते हैं ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। करेक्ट। तो ये एक जो चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। इसके साथ सर और एक चीज़ थी, जैसे अभी उनका जो एक्सक्रीटा निकलता है उससे बहुत गैसेस इन्वायरमेंट में जाते हैं। ऐसे बोला जाता है कि इन्वायरमेंट पे पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है या हानिकारक इफेक्ट होता है, ऐसे बोला जाता है। ये कितना सच है? मतलब एक्चुअल में इफेक्ट होता है, और अगर होता होगा तो इन वॉट कौन से चीज़ों पे होता होगा? ओके, सो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। सो अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो मैं कहूँगा कि उसमें किसी प्राणी को या पंछी को के ऊपर उंगली उठाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी तरफ देखें, अपने गिरबान में देखें। हम्म। आज अगर देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो थोड़ा सा अलग, ये देखिए हम फिर से उसी टॉपिक पे आएंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वी के लिए करेक्ट। और हमारे लिए। आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं कि सर्दियों में गर्मी हो रही है, गर्मी में सर्दी हो रही है। पिछले साल जो था, मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, जैसे आपने कहा, हमारा विटामिन सी का रिप्लेसर प्रोडक्ट है हिमालय का, तो उसका सेल भी आपको भी पता होगा कि विटामिन सी का जो एंटी हीट स्ट्रेस है वो उतना नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बारिश होने के कारण तापमान जो है वो कम हो गया, हम्म। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। करेक्ट। और इसमें सिर्फ कहना कि एक मुर्गी पालन के वजह से ये हो रहा है, ये मैं उसमें थोड़ा सा कहूँगा कि ये अनुचित है। तो हम कितना ईंधन यूज़ करते हैं, कितना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक कार के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? अगर हम कहाँ कोयला जला के वो इलेक्ट्रिसिटी का या उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी ग्रीन या क्लीन एनर्जी नहीं कहा जा सकता। करेक्ट। तो बात यह है कि जब हम कुक्कुट पालन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका जो है वो बहुत अच्छी तरह से किसान जो है वो यूटिलाइजेशन कर सकता है। बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिसमें आप ब्रॉयलर का जो लिटर होता है, जो हस्क और ड्रॉपिंग्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे लोग हैं वो इसको रीयूज़ भी करते हैं, अच्छे से डिसइंफेक्ट करके रीयूज़ करते हैं। और ये माना जाता है कि जो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया है, वो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं और वो गुड बैक्टीरिया अगले पॉपुलेशन के लिए भी काम आते हैं।
सो ये कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो ड्रॉपिंग्स गिरते हैं लेयर फार्म में, वहाँ पर किसी भी प्रकार का लिटर नहीं होता, तो उसमें से आप ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे फार्म्स में प्रभात पोल्ट्री में भी करते थे, वो लिटर से गैस बायोगैस बायोगैस। जनरेट करते थे। उस बायोगैस का इस्तेमाल वो खाना पकाने के लिए करते थे। सो ये भी कर सकते हैं। बाकी का जो बचता है वो मैन्योर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते थे। उसका जो लिक्विड है उसको फिल्टर करके, तमिलनाडु में जब हम गए थे तो वहाँ पर एक किसान थे, वो तमिलनाडु में वो भी एक लिक्विड मैन्योर करके बेच रहे हैं। ओके। सो रिसोर्सेज है ये, हम करेक्ट। उसको वेस्ट मटेरियल कह रहे हैं लेकिन ऑल इज रिसोर्स। करेक्ट। और कल ही मैं मेरे मित्रों से बात कर रहा था कि कहीं तो एक यूरिनल है बस स्टैंड पे, वो यूरिनल्स का जो वेस्ट आता है, वो ह्यूमन यूरिनल का वेस्ट आता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या गैस प्रोड्यूस होता है, और वो गैस का कैंटीन में इस्तेमाल होता है। ओके। तो हमारे ऊपर है वो कि हम उसको कैसे कैसे ले रहे हैं। यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। सो ब्लैंक स्टेटमेंट या ब्लाइंड स्टेटमेंट कहना कि ये हानिकारक है या इसमें प्रॉब्लम होता है, तो वो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सर, इसके साथ ही मुझे ये भी पूछना था कि जैसे हम बहुत सारी बातें सुनते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल के ऊपर, तो इसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पोल्ट्री के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये एग्जैक्टली आपका इस पे क्या व्यू है? तो अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो उगम हुआ था, फिर से थोड़ा सा इतिहास, अगर इसका हम उगम देखते हैं या शुरुआत देखते हैं, तो अमेरिका में 1950 या 60 के दशक में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ऐसा एक तकनीक लाई थी जिसको कहते हैं एक्रोनाइजेशन। ओके। सो एक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार तब हुआ, या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब ज़्यादा प्रचलित हुआ, और इसको मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने क्या किया कि वो एक ब्राइन सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते थे कंपनियां, और इस एंटीबायोटिक के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो चिकन था कटा हुआ, मतलब काट के जो मुर्गी होती थी पूरी, वो उसमें डुबाई जाती थी। ओके। और डुबाने के बाद उसको काफ़ी समय तक रखा जाता था, और जब उसको निकाला जाता था तब उसको रेफ्रिजरेट करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ओके। ओके। तो अगर आप उसको आपके किचन में रख देते हैं कवर करके, तो उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट या बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें इतने सारे एंटीबायोटिक्स भरे पड़े थे। ओके। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो इस कारणवश शुरू हुआ। अच्छा। ओके। जब हम इस किस्म से इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम मुर्गियों के बारे में देखते हैं, तो मुर्गियों में क्या होता है कि जो एंटी बायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर, जिसको हम एजीपी कहते हैं, तो एजीपी जो मुर्गियों में इस्तेमाल करने के लिए या मुर्गियों के खाने में इस्तेमाल करने के लिए जो एजीपी अलाउड है, जिसकी अनुमति है, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। मतलब जो एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर के लिए इस्तेमाल किए नहीं जाते। सो अगेन, और फिर से क्या है कि हमको हमारे ही गिरबान में देखना है कि हम कैसा करते हैं। सो अगर हम ट्रीटमेंट के लिए, अगर कोई किसान ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करता है, तो वहाँ पर नॉर्म्स हैं, और कहा गया है कि एक विड्रॉल पीरियड होना चाहिए। तो इतने दिन के बाद, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद, वो एंटीबायोटिक के ग्रेड के हिसाब से होता है, तो उतने दिनों तक वो मुर्गी बेचना नहीं है, या मुर्गी से निकला हुआ अंडा बेचना नहीं है। ओके। फिर से क्या होता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, मुर्गी का फार्म है। तो मुर्गी का फार्म है, तो क्या है कि वहाँ पर हम जैविक सुरक्षा, जिसको बायोसिक्योरिटी कहते हैं, सो बायोसिक्योरिटी इतनी अच्छी रखनी पड़ती है कि ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना आए। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आता है, तो मुर्गी मरने से पहले
जो है वो नुकसान शुरू हो जाता है, ओके। क्योंकि पंछी खाना कम खाता है, खाना कम खाता है तो उत्पादन कम हो जाता है, करेक्ट। और फिर उसको उपचार करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन तुरंत उत्पादन नहीं आता, तो उत्पादन आने के लिए भी समय लगता है। तो वो सिर्फ केवल उत्पादन फिर से लाने के लिए जो खर्चा है वो नहीं है, उत्पादन का जो लॉस है उसमें भी जो खर्चा हुआ है वो सब मद्देनज़र रखते हुए जो किसान हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। ना आए। हाँ जी। ओके सर, अभी और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे लोगों का चिकन बहुत फेवरेट आइटम है, बट उसमें ऐसे होता है कि डिबेट चलता है कि फ्रेश चिकन खाना चाहिए या फ्रोज़न चिकन। जैसे हम देखते हैं कि मैं उस दिन कहीं पे पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि 2024 टू 2030 के बीच में अप्रोक्सीमेट 5.2% CAGR से ग्रोथ होगी फ्रोज़न चिकन के मार्केट की। सो मार्केट साइज अगर देखी जाए तो ग्रो हो रहा है, बट अगर इंडिया में देखा जाए तो अभी भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेश चिकन को प्रेफर करते हैं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते अगर हम चिकन के बारे में बात करते हैं, मांस के बारे में बात करते हैं, तो आज ही मैं सुबह हमारे एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो उसमें 3 तरह के मीट आपको मिलेगा। एक होता है हॉट मीट। हैं? ओके। हॉट मीट का मतलब ये होता है कि मैं अभी मेरे सामने मुर्गी है, मैंने उस मुर्गी को स्लॉटर किया और फिर क्लीन किया और मैं उसको पकाता हूँ, ये हो ओके। गया हॉट मीट। ओके। दूसरा हो गया फ्रेश चिकन, जिसे हम शायद हॉट मीट को हम फ्रेश चिकन कहते हैं। बोलते हैं। फ्रेश चिकन ये होता है कि जो चिकन अच्छी तरीके से स्लॉटर हाउस में उसका प्रोसेसिंग हुआ है, स्लॉटर हुआ है, और उसका चिलिंग हुआ है, ओके। और वो चिलिंग जो है वो 2 से 3 दिन तक, कहीं कहीं जगहों पर 5 दिन तक भी वो रखा जाता है। तो आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, आपको वो फ्रीज नहीं करना चाहिए, ओके। करना पड़ता। तो वो एक होता है। और तीसरा होता है फ्रोज़न चिकन, जिसको हम -19 -20 डिग्रीज पे फ्रीज करते हैं, और उसका जो है कि शेल्फ लाइफ, मतलब अगर हम उसको उसी कंडीशन में रखते हैं तो हम उसको कई महीनों तक रख सकते हैं। तो अगर इन तीनों कैटेगरीज में अगर देखेंगे तो फ्रोज़न चिकन जो होता है वो बेस्ट होता है। ओके। इसका कारण ये है कि जब हम हॉट चिकन या फिर हॉट मीट ला रहे हैं, मतलब हम शॉप में जा रहे हैं, हमारे सामने मुर्गी को कटवा रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आने में क्या होता है कि वहाँ पर जो है गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, उसको डिसइंफेक्शन बहुत कम किया जाता है। ओके। तो प्लस उसका जो ऑफल्स है, ऑफल्स मतलब चमड़ी है, फिर फेदर्स है, फिर मान के चलिए इंटेस्टाइन है, और बाकी जो भी अवयव है या फिर ऑर्गन्स है जो हम नहीं खा रहे हैं, कभी सर होता है, हॉक्स होता है, ये सारा जो चीज़ है उसका जो है वो डिस्पोजल जो है वो साइंटिफिकली नहीं होता। ओके। तो कंटामिनेशन होने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा है। अभी उससे अभी हम अगर वो लाएंगे तो हमको कंटामिनेशन हुआ क्या, हम बीमार पड़ जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम जो भारतीय संस्कृति है और जो हमारे खाना बनाने की जो परंपरा है उसको देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको अच्छी तरह से बॉईल बॉईल करके करते हैं। उसको अच्छे तापमान में ले जाके या प्रेशर कुक करके पकाते हैं। तो जो भी अगर कोई जीवाणु है या विषाणु है तो वो वहाँ पर ही मर जाएगा और हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए वो ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉब्लम करने की संभावना हो हो सकती है। सकती। बट ये आपने बहुत मतलब आपने जो बोला वो सही बोला, बट हमें बहुत उल्टा लगता था कि फ्रोज़न चिकन, हम सोचते थे कि फ्रोज़न चिकन बहुत देर दिन तक रहता है, तो मतलब इसमें कुछ ऐड करते होंगे, इसके वजह नहीं, से ये शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो नॉर्मल लोग तो यही सोचते हैं कि अच्छा ये फ्रोज़न है तो ये खाना नहीं चाहिए बिकॉज इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स या कुछ डालते होंगे ये लोग नहीं, ऐसे। नहीं, नहीं। क्या होता है कि फ्रोज़न चिकन का क्या होता है कि जब हम फ्रोज़न चिकन लाते हैं तब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो साइंटिफिकली
और बहुत अच्छी तरीके से इट इज़ लाइक अ क्लिनिकल ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है उस हिसाब से स्लॉटर हाउस बनाया रहता है। ओके। तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो स्क्रब्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, मास्क मास्क। पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं। तो अगर आप स्लॉटर हाउस में जाएंगे तो उसी तकनीक उसी तरह की तैयारी करके लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो वहाँ पर उनके द्वारा आना नहीं चाहिए। प्लस क्या होता है कि वहाँ पर जो स्लॉटरिंग होता है वो स्टन किया जाता है पंछी, मतलब उसको थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है जिससे उसको वेदना नहीं होती, उसको तकलीफ नहीं होती, ओके। उसको महसूस नहीं होता पूरा स्लॉटरिंग का प्रोसेस। तो वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि उसको वॉशिंग कार्कस को जो है वो अलग अलग जगह पर वॉशिंग किया जाता है, और जो ऑफल्स निकलते हैं ये ऑफल्स भी ऐसे ही हम एनवायरनमेंट में या निसर्ग में नहीं डालते, तो वो रेंडरिंग प्लांट में जाता है और वो वहाँ पर होता है। दूसरा, इस प्लांट्स में जो पानी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, वो भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है ओके। और वो पानी रिसाइकल होता है। तो यहाँ पर जो है हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं और एक ऐसा कार्कस निर्माण कर रहे हैं जिससे जिसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कम से कम हो या ना हो। ओके। तो अगर आप फ्रोज़न चिकन लाते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और वो आपके लिए भी अच्छा है। अच्छा, ओके। और सर एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आई थिंक सबके मन में होगा वो, कि अंडा वेज है या नॉन वेज है? वो दृष्टिकोण के ऊपर है मैडम। तो दृष्टिकोण के ऊपर कैसा है कि अगर हम कहते हैं कि बहुत लोगों की सोच ये होती है कि जो भी हमको प्राणी से मिलता है वो नॉन वेज है। तो बहुत लोग आज वीगन भी बन रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम दूध भी नहीं पिएंगे क्योंकि वो प्राणीजन्य है, वो प्राणी से आता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो फास्टिंग के दिन चाय ज़्यादा पीते हैं जिसमें दूध। सही है, सही है, सही है। नहीं तो कहने की बात है वो दृष्टिकोण के ऊपर है। मतलब अगर आपका दृष्टिकोण या लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है कि अगर हम जीव हत्या नहीं कर रहे हैं और उसको शाकाहार कह रहे हैं तो अंडा शाकाहारी है। ओके। क्योंकि अगर आप कमर्शियल पोल्ट्री फार्म पे जाते हैं जहाँ पर केवल मादाएं रखी गई हैं, तो वहाँ पर केवल मादाएं हैं और ये मादाएं अंडा हर रोज़, मतलब अगर एक मादा जो है 365 दिन में 320 से 330 इतने अंडे दे रही है और वहाँ पर कहीं भी आपको नर या नर का बीज नहीं मिलेगा। ओके। मादा जो है वो अंडा देगी, और ये सिर्फ मुर्गियों में नहीं होता, ये गिद्ध में भी पाया गया है, ये तोतों में भी होता है और सारे पंछियों में होता है। अगर अंडा देना है तो अंडा दबा के तो नहीं रख सकती मादी, वो तो उसको बाहर निकालना ही है, तो वो निकालेगी अगर वो फर्टाइल है या नहीं है। तो जब हम केवल मादाएं रखते हैं तो सारे अंडे जो आते हैं वो इनफर्टाइल आते हैं। ओके। तो उसमें जीव हत्या नहीं है, मतलब उसमें जीव है, एक हैप्लॉइड सेल है जो ओवम से आता है, लेकिन वो ओवम आप इंक्यूबेटर में रखो या किसी पंछी के नीचे रखो तो उसमें से जीव नहीं आने वाला है। करेक्ट। तो अगर उसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि चावल जो होता है, तो चावल का तो हम बीज ही खा रहे हैं, तो अगर वो बीज मैं ज़मीन में डालूंगा तो उसमें से तो पौधा आने वाला है, तो वहाँ पर भी हत्या तो हो ही रही है। ये चीज़ आपने अच्छी बोली, बट आपने ये भी बोला अभी सर कि 365 डेज में वो 320 to 330 अंडे देती है। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मतलब नॉर्मली अगर फिर से मेरा पहले पॉइंट की तरफ आए तो ट्रेडिशनली जो मुर्गियाँ अंडे देती थी वो बहुत कम देती थी, बट ये अभी जो कमर्शियल लेयर्स है वो अंडे देने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या एक साल में बहुत ज़्यादा अंडे देती है, तो ये उनके बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? गुड। सो जैसे मैंने कहा कि अगर हम ट्रेडिशनल या इंडियन बर्ड्स देखते हैं तो वो आपको 70 या 90 अंडे देंगी। जो निसर्ग में है
वो निसर्ग में कैसा होता है कि एक साइकिल के हिसाब से चलता है, लाइट के हिसाब से चलता है. हम्म. तो लाइट ऑल्सो स्टिमुलेट्स एग प्रोडक्शन. सो अगर दिन लंबा है तो आपको एग प्रोडक्शन तभी ज़्यादा मिलेगा. ओके. अगर दिन घट गया है, जैसे सर्दियों में सूरज की किरण कम होती है, उजाला कम होता है, तो अंडा जो है वो कम मिलेगा. ओके. ओके. सो अभी क्या किया गया है कि हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है, फिर से सिलेक्शन किया गया है. सो मेडिटेरेनियन क्लास जो मैंने पहले बताया कि मेडिटेरेनियन क्लास के जो बर्ड्स हैं, जैसे एंडुलेशन हो गया, लेगहॉर्न हो गया, मिनोरका हो गया, तो इन पंछियों को लेके इनमें जो बर्ड्स, अगर 100 बर्ड्स लेते हैं तो उनमें से मान के चलिए 10 या 15 बर्ड्स हैं जो आपको 300 से ज़्यादा अंडे देंगी. Correct. तो क्या किया गया, इन बर्ड्स को हमने ब्रीडिंग करके आगे के प्रोजेनी करते 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 चले गए. तो अगर आज की तारीख में देखेंगे तो 100 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं हमको पोल्ट्री जेनेटिक्स के बारे में, पोल्ट्री न्यूट्रिशन के बारे में. ठीक है ना. सो ये पंछी जो है उनके पास जेनेटिक पोटेंशियल है उतने अंडे देने का, और वो उतने अंडे दे रही है क्योंकि हम उनको उतना इनपुट दे रहे हैं. Okay. मान के चलिए हम उनको लाइट नहीं देंगे, मान के चलिए हम उनको खाना नहीं देंगे, या फिर खाने में न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो ये उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और वो उसके लिए हानिकारक होगा. ओके. सो बेसिकली पहले भी आपने बोला था, अभी भी बोला था कि ये पूरा सभी फैक्टर्स के ऊपर है एंड न्यूट्रिशन प्लेज अ मेजर रोल. हम बोल सकते हैं कि एक Definitely. बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन का. सर और एक था कि न्यूट्रिशन पे आते हैं तो ब्राउन एग, वाइट एग डिफरेंशिएट किया जाता है, तो लोग प्रेफर करते हैं ब्राउन एग को बिकॉज वो हेल्दी होते हैं. ऐसे लोगों का नॉर्मली इन जनरल सबके दिमाग में यही है कि ब्राउन एग इज़ बेटर देन वाइट एग. तो इस Correct. पे आप क्या बोलना चाहोगे? सो पहले तो आपने बोला कि न्यूट्रिशन प्लेज अ मेजर रोल. यस, न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स बोथ प्ले अ मेजर रोल. ओके. So without genetics and only nutrition will not give you the desired result. करेक्ट. And only genetics without nutrition or environment will not give you the desired result. So Correct. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. दूसरा जो है वो आपने कहा कि अंडे के बारे में, तो ब्राउन एंड शेल्ड एग्स होता है और वाइट शेल्ड एग्स होता है. सो हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो कमर्शियली हम ब्राउन शेल्ड एग्स नहीं प्रीफर करते हैं, हम कमर्शियली वाइट शेल्ड एग्स प्रीफर करते हैं. अगर हम यूरोप जाते हैं या यूएस जाते हैं या फिर बाकी के देशों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ब्राउन शेल्ड एग्स कमर्शियली मिलते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एक दृष्टिकोण है कि देसी अंडा जो है वो ब्राउन शेल्ड एग है. ओके. ठीक है. अभी देसी अंडा है और कमर्शियल पोल्ट्री का अंडा है, तो इनमें थोड़ा बहुत 19-20 का हो सकता है फर्क, कहीं अमाइनो एसिड का या इसका. लेकिन अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो सेम होता है. ओके. तो आपको अगर 100 ग्राम हम कमर्शियल पोल्ट्री का एग लेते हैं, मतलब 2 अंडे, और उसमें से प्रोटीन परसेंटेज निकालते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. और अगर हम मान के चलिए एक 40 ग्राम का अंडा जो देसी मुर्गी का आता है वहाँ से लेकर चलते हैं तो उसमें भी करस्पॉन्डिंगली आपको 12% ही प्रोटीन मिलेगा. करेक्ट. ठीक है. सो अभी मेरा कहना ये है कि आपको 5 रुपये का या 6 रुपये का कमर्शियल एग मिलता है जो 50 ग्राम के ऊपर का है, तो 2 अंडे अगर ले लिए तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. और उसी हिसाब से अगर आपको देसी अंडे से 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको 2.5 से 3 अंडे लेने पड़ेंगे, और एक अंडे की कीमत जो होगी वो कम से कम, अभी मुझको पता नहीं, मैं देसी अंडे खाता नहीं, लेकिन अगर देखते हैं तो 12 या 10 से 12 रुपये का एक अंडा होता है. तो आप 12 या 15 रुपये में 12 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो जब आप कमर्शियल पोल्ट्री का अंडा ले रहे हो, और वही 12 ग्राम प्रोटीन के लिए आप यहाँ पर 30 से 35 रुपये खर्च कर रहे हो. करेक्ट. तो क्यों करें, ये प्रश्न है.
टेस्ट के लिए करना है तो टेस्ट अभी मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। आपको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है तो आप खाएंगे, नहीं लगता है आप नहीं करेंगे। लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है। आज जो फ़ोन या जो भी मेटल, आज लोहा सस्ता मिलता है, सोना महंगा मिलता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। करेक्ट। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया सोने का तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, उतना वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से चलता है। क्योंकि यहाँ पर तो उसको अगर हम समराइज़ करें तो देसी मुर्गी साल में 70 अंडे देती है, उसका पॉपुलेशन कम है क्योंकि उसका प्रजनन उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि अंडे ही कम दे रही है। तो वो स्लो ग्रोइंग है, तो वो अंडे कम आ रहे हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो मेरा हक बनता है कि मैंने इतना खर्च किया है तो मैं ज़्यादा पैसे मांगू उसके लिए। करेक्ट। तो बस वही है, और तो कुछ नहीं। सर, और एक था कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का जो पोल्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है, वो एग्जैक्टली क्या है? हाँ, तो बहुत लोगों को ये अंधश्रद्धा है या ये समझ है कि अगर हम मुर्गी का मांस खाते हैं या अंडे खाते हैं और अंडे का योक खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल क्या है और वो केवल हानिकारक है या अच्छा भी है? सो अगर हम देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर शरीर के लिए और हर प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारा जो हमारे सेल्स है उसका जो स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है या योगदान है। तो अभी हमको ये जानना है कि कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं तो जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, उसको भी बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो गुड और बैड का मतलब क्या? तो अगर हम नॉर्मल इसमें देखें तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो हमारे शरीर में फैट्स है उसको मेटाबोलाइज करता है। मतलब क्या? तो उसको वो फैट्स को वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट रखता है और पेरीफरी से लेके वो हमारे लीवर तक लेके जाता है, जहाँ पर वो मेटाबोलाइज हो जाए और यूटिलाइज हो जाए। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि इसी फैट को लीवर से दूर लेके जाना, पेरीफरी में लेके जाना और उसको थोड़ा सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रखना, ये काम बैड कोलेस्ट्रॉल करता है। इससे क्या होता है कि वो अब हमारे जो आर्टरीज है वहाँ पर जाके जम जाता है। जमने के बाद आर्टरीज का जो लूमेन है, जो छेद है, उसको कम कर देता है और जो हृदय है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ऑक्सीजन और जो रक्त है या फिर ब्लड है वो सब जगह पर पहुंचने, क्योंकि वो मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर मेरे ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिल रहा है तो मैं हाफने लगूंगा, मेरा हृदय जो है वो ज़्यादा ज़ोर से काम करेगा, क्योंकि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला या ग्लूकोज नहीं मिला तो ब्रेन जो है वो बंद हो जाएगा, मैं वेजिटेबल फॉर्म में चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से करता है। अभी क्या है कि अंडे में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होता है। तो ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए। और अगर हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ना भी लें तो कोलेस्ट्रॉल इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए कि शरीर तो वो बनाएगा ही। तो इस हिसाब से वो चलता है। और अभी न्यूट्रिशनली भी हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच एग्स। तो हम जब मुर्गियों के दानों में जो लेयर बर्ड्स हैं उनके दानों में अगर हम उनके खाने में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डालते हैं
तो वो अंडे में उतरते हैं और वो जब हम खाते हैं तो हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है। वैसे ही जो मीट है चिकन का, उस मीट में भी हम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच मीट भी निर्माण कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और लोग वो कर रहे हैं। ओके सो इट कैन बी ए न्यूट्रास्यूटिकल ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके और दूसरा एक है, अभी सर्दियों का मौसम कम हो रहा है, अभी गर्मियों का मौसम शुरू होगा, तो बहुत लोगों का ये होता है कि कहना नहीं गर्मियों में अंडा नहीं खाना चाहिए या मीट नहीं खाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि वो बात अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो आपको ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा बहुत ही कम मिलती है। मतलब हीट ऑफ इंक्रीमेंट जो है अंडा खाने से या मांस खाने से बहुत ही कम मिलने वाला है आपको। तो फिर आपने उसका सेवन करना चाहिए थोड़ा, और नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों की वजह से मनुष्य पे भी हीट स्ट्रेस होगा, और हीट स्ट्रेस से क्या होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। और ये पाया गया है कि जितना हम मीट खाएंगे या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे या फिर अंडा खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, तो प्रोटीन खाएंगे तो हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, और जो मसल वेस्टिंग होगा वो भी कम हो जाएगा। सो आप जब चिकन मीट या चिकन के अंडे खाते हैं तो आपका मसल बिल्डिंग भी अच्छा होता है, प्रोटीन रेप्लेनिश होता है मसल में, मसल रेप्लेनिश होता है, और उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ती है। तो इसका डबल बेनिफिट होता है आपको। तो ये जो अंधश्रद्धा है कि नहीं खाना चाहिए या फिर उससे दूर रहना चाहिए, वो करने के बजाय अगर हम उसका सेवन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। ओके तो सर एक्चुअली ओवरऑल हमने अगर देखा तो आपने बहुत अच्छी से इन्फॉर्मेशन दी हमें। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्ट हमने की थी कि अंडा और चिकन के कहानियाँ जो बनी है, बट आपने उस जंगल में जाके बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने खोल दी है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि लोग एक मेंटली एक परसेप्शन एक चीज़ के बारे में बना लेते हैं जब कुछ बातें सुनते हैं, बट आज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये क्लियर हो गया होगा बात। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं अंडा चिकन खाने के लिए, बट जिसको पसंद है वो बिंदास्त खा सकते हैं, इतना तो हम ज़रूर बोल सकते हैं। बेशक। और आपने अंत तक ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।